हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो आज का आपका शिफ्ट 2 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि बाकी एमसीक्यूज़ के 10 क्वेश्चन है। पहला पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट प्रोडक्ट एक्स। आपको एक्स प्रोडक्ट बताना है कि क्या बन रहा है। आपका यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है और आपके 4 रिएजेंट दिए हुए हैं। तो आपको चारों रिएजेंट का वर्क पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो पहला जो आपका यहाँ पर है B2H6 THF H2O2OH, ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स का रिएजेंट है। तो ये रिएजेंट का आपका काम क्या होता है, अल्कीन को आपको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अल्कीन से आपको अल्कोहल मिल जाता है और ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे पे काम करता है। तो यहाँ पर देखो अल्कीन है और ये रिएजेंट आपने अप्लाई किया तो आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल ऐड होगा। अब पॉइंट ये आता है कि किस कार्बन पे अल्कोहल जाए इन दोनों में से। तो B2H6 इसका खास बात ये होता है कि आपका क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ही आपका अल्कोहल जाएगा। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पार्ट आपका कौन सा है, ये वाला कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो फिर फर्स्ट आपका क्या, सबसे पहले आपका बनेगा PH CH CH2OH। पहले रिएजेंट से तो आपको ये मिल गया। अब सेकेंड रिएजेंट आपका क्या आ रहा है, HBr। तो इस पर जब आप HBr लगाओगे तो चाहे HBr हो, HI हो या HCl हो, तीनों पे ये काम करता है। तो आपका ये क्या करता है, अल्कोहल को हेलाइड में बदल देता है, अल्काइल हेलाइड में बदल देता है। तो जैसे आपका यहाँ पे Br है तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा, अगर आयोडीन होता तो आयोडाइड हो जाता, क्लोरीन होता तो क्लोरीन अटैच हो जाता। तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का ही देखते हैं। तो ये आपका बनेगा PHCH CH2Br, OH चला गया। अब आपका थर्ड रिएजेंट है Mg ड्राई इथर, जो कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है और ये आपका बहुत कॉमनली सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में पूछ ही देता है। ठीक है, तो थर्ड आपका क्या हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो Mg बाई ड्राई इथर जब आप अप्लाई करते हो तो पहले तो रिएजेंट बनेगा। इसके लिए आपका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, इसके साथ Mg ड्राई इथर के साथ कोई भी हेलाइड होना, अल्काइल हेलाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अल्काइल हेलाइड आपका रहेगा तो फिर वहाँ पे क्या बनेगा, MgBr, इस तरह से RMgBr हो जाएगा। तो यहाँ पे R पार्ट क्या है आपका, PHCH CH2, तो यहाँ पर MgBr हो जाएगा। फिर आपका आता है फोर्थ रिएजेंट, जो कि आपका फॉर्मल्डिहाइड है। तो अब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। और क्या हो जाता है, एक कार्बन का एडिशन हो जाता है यहाँ पे। ऑल जैसे ये तो फिनाइल आपका ग्रुप हो गया, इसके अलावा 2 कार्बन है तो एक कार्बन का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, PHCH CH2, फिर आपका CH2OH। ठीक है, इसका पूरे मैकेनिज्म पे नहीं जाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा बस वही देखते हैं। जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड, इसको ओपन करके देखो तो इस तरह से होगा। इसका जो जो भी रहेगा यहाँ पे, चाहे फॉर्मल्डिहाइड रहे या आपका एसिटल्डिहाइड रहे, तो वहाँ पर क्या होना है कि जो जो कार्बन है एल्डिहाइड के ग्रुप का, वहाँ पे आपका MgBr वाला ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। इसको अगर R मान लो तो यहाँ R हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वही आपका क्या हो जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ये वाला पार्ट आपका एल्कोहल बन जाएगा। ये शॉर्ट में प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बस उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, देखो इन चारों ऑप्शन में से, तो फिर आपको ऑप्शन में देखना है आपका स्टार्टिंग मटेरियल ये है, इसके साथ एक कार्बन के एडिशन के साथ आपका अल्कोहल रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका फोर्थ है जो आपका आंसर आया है। ठीक है, इन दोनों में देखो, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ट्राई करके देखो, इनमें क्या हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर ये पार्ट कब आएगा, जब आपका ब्रोमीन वाला होगा, अल्कोहल से ब्रोमीन। यहाँ पे जैसे जहाँ अल्कोहल रहता है वहीं पे आपका ब्रोमीन अटैच हो जाता है, रीअरेंजमेंट नहीं है। तो फिर ये आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका, द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज। तो 3 स्ट्रक्चर दिया है आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है ऑर्डर का, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर का। तो इस टाइप का जब स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है तो आपको सब स्ट्रक्चर पे नोटिस करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे फर्स्ट वाला में देखो कोई चार्ज नहीं है, बट सेकंड वाले में आपका चार्ज है, थर्ड में भी चार्ज है। तो जो न्यूट्रल वाले होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, न्यूट्रल वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में रह गया था पार्ट 1 में, ये 9th क्वेश्चन ही सॉल्व किया हुआ था।
ये उसका 10th क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। देखो जैसे कि आपका फर्स्ट हाइड्रोजन पे CH2 पे देखो, तो अगर इसका आप ऑक्टेट काउंट करोगे तो कार्बन का कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, 4 तो कार्बन के अपने हो गए, 2 हाइड्रोजन और आपका यहाँ पे हो गया 2 बॉन्ड, टोटल मिला करके 8 हो गए। उसी तरह CH का भी काउंट करोगे, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 4 और कार्बन के अपने 4, तो मिला करके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8। ऑक्सीजन का भी इस तरह से, जो न्यूट्रल वाले ना उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स के जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं, तो वो ऐसे वाले जो केस होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो आपका न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकेंड एंड थर्ड में देखो दोनों में चार्ज है, तो जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो हमेशा अपने पास निगेटिव चार्ज कैरी करना चाहता है। जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज लेकर के अनस्टेबल हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरीज निगेटिव चार्ज, और जो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करना चाहेगा। तो यहाँ पर आपको देखो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव चार्ज है, कर सही है, ये आपका स्टेबल है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आपका अनस्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, सेकेंड आपका थर्ड से ज़्यादा स्टेबल हो गया एंड लास्ट में आपका आ जाता है थर्ड। तो फिर ऐसा आंसर आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जिस ऑर्डर में दिया था उसी ऑर्डर में आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल वाटर इममिसिबल सब्सटेंस इज, फर्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, या मेथड आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, थर्ड में है डिस्टिलेशन, या फोर्थ है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। तो जब भी आपका वाटर इनसॉल्युबल रहे, वैसे वोलाटाइल वाटर का बात कर रहा है जो कि आपका इनसॉल्युबल है, इममिसिबल मतलब क्या होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है, उसके लिए आपका बेस्ट मेथड होता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं इस कंडीशन में आपका। ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है इफ द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट फॉर अ प्रोसेस और रिएक्शन आर 77.2 किलो जूल एंड 48 जूल पर केल्विन रिस्पेक्टिवली, वैल्यू दी हुई है दोनों की, डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 1/k, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आपको पहले तो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी आप को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट किसके फॉर्मूले में होता है, मतलब ये दोनों ही क्वांटिटी आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, डेल्टा जी नॉट करोगे, अगर आप डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। अब डेल्टा जी नॉट तो यहाँ से निकल जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा एच भी गिवन है, डेल्टा एस नॉट भी गिवन है, ठीक है। जब भी को रिलेशन हो और उतने सारे फॉर्मूले हो, फॉर्मूले याद है तो आपको तो दिमाग में आ ही जाएगा, बट वैसे में क्या किया जाता है, कैसे को रिलेट किया जाता है, जो क्वांटिटी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है वो किस फॉर्मूले में है, जो सारा चीज़ हो सकता है और क्या आपको निकालना है उससे कैसे को रिलेट किया जाता है। तो डेल्टा जी नॉट का दूसरा फॉर्मूला होता है आपका -2.303 RT log k, ठीक है। तो यहाँ से आपका log k का भी आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पता है तो आपको रिलेट कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला जो है उसका यूज़ करके आपको निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, तो पहला का तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। फिर आपका इसका जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें इसको यूज़ करते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है हो गया आपका 62.8 किलो जूल माइनस 2.303, और आपका क्या है गैस कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू 8.314, फिर आपका टी दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। तो ये आपका किलो जूल में आया, इसको पहले आप जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जूल में करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको यूनिट कन्वर्जन पर भी ध्यान रखना है कि क्या यूनिट हो रहा है, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। और क्यों, क्योंकि आपका जो गैस कांस्टेंट है उसकी जो 8.314 वैल्यू है वो आपका उसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल, और फिर आपका यहाँ पे केल्विन है, फिर तो आपका लॉग का यूनिट लेस होता है, तो यहाँ से केल्विन केल्विन भी कट जाएगा आपका, ठीक है। जूल जूल भी आपका यूनिट कट जाएगा, तो सारे यूनिट आपके कट जाएंगे। फिर उसके बाद इन सबको कैलकुलेट करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, log k इक्वल्स टू माइनस, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, पूरे इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट
11 आ जाएगा। और यहाँ पे अभी माइनस है, ठीक है। तो ये इस माइनस को अगर आप हटाओगे, ठीक है, यहाँ पे कर दो इधर बाहर माइनस लॉग के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 11। तो अगर माइनस को आप हटाओगे तो हम लोग लॉग में माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग माइनस लॉग एम है तो हम लिख सकते हैं लॉग 1/m, ठीक है। इतना सा मैथ्स आपको लॉग वाला जानना होगा। 1/k इक्वल्स टू हो जाएगा फिर 11। तो आपको निकालना वैल्यू लॉग 1/k का ही था, तो आंसर आ गया आपका 11। तो इसका करेक्ट आंसर है 11। तो नेक्स्ट आपका 14th वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें आपको चाहे एसर्शंस वाले करके रहे और रीज़न करके रहे, स्टेटमेंट रहे, तो दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोलता है कि इन द लेंथेनॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ C+4, ठीक है, Cesium+4 इज फेवर्ड बाय द नोवेल गैस कॉन्फिगरेशन। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए आपको अगेन पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में मार्क्स लाने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल तो मस्ट है, इसको आपको याद ही रखना है। तो सीजियम का आप अगर देखोगे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपका आ जाता है Zn 54, उसके बाद आता है आपका 4f1 5d1 6s2, ठीक है। +4 का मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देना है। तो ये आपके निकल गए ना इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो फिर आपका क्या बच गया, कॉन्फ़िगरेशन, Zn का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हुआ ना, क्योंकि इसका आपका क्या हो गया, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। ये तो मैंने बताया। प्लस अगर आपको इतना नहीं भी पता, आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके नहीं देखने का ज़रूरत है। आपका सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना आ जाता है, 58, ठीक है। 58 में से अगर आप -4 कर दे रहे हो तो कितना हो जाएगा, 54। और Zn का आपका कितना होता है, 54 ही होता है ना। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये आपका Zn का कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक नोवेल गैस है। तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो अब देखो कैसा कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो ये तो कट गया, आप दूसरे को पढ़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद दोनों के बारे में बात कर रहा है, इसको भी रहने देते हैं। तो थर्ड वाले में भी ट्रू है, ठीक है। फोर्थ वाले में इसका आपका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों फॉल्स बता रहा है, तो 1 तो ट्रू है, तो ये भी गया, तो 2 बच गया आपका। सेकेंड स्टेटमेंट आपका आ जाता है Cesium+4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट, ठीक है। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। Cesium+4 जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, ये आप Cesium+4 से Cesium+3 चल जाता है। इसका रीज़न है आपका E0 का वैल्यू जो होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ऑलमोस्ट आपका +1.74 के इक्वल होता है। इसकी वजह से ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका आपका E0 की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। एफ ब्लॉक से आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक तो छोटा सा है और अगर क्वेश्चन आया तो आपका 4 मार्क्स आ गया आपका ऐसे ही, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें नीचे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ। पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 का ऑक्सीजन तो सबसे पहला मेंबर होता है, करेक्ट है। एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फॉल्स है। ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता है, इसके और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ये आपका -2 -1 -1/2 +1 +2 एंड 0 भी होता है, ठीक है। इनमें से ये सब सारे भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, डाउन द ग्रुप, यानी कि आप 16 ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, यानी कि +4 के बारे में बोल रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोल रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होता है, इंक्रीज करता है जब आप ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हो तो।
और आपका वही +6 जो होता है वो आपका क्या करता है, डिक्रीज होता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया और इसका रीज़न है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो फिर देखो दोनों ही फॉल्स हो गया। तो ऐसा आपका थर्ड ऑप्शन में जिसमें लिखा है कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो आपका थर्ड आंसर हो गया करेक्ट। तो 16 क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपके दो इस तरह से रिएजेंट दिए हैं और आपका यहाँ पे बी बताना है क्या है और बाई प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। तो जब आप एक्सेस अमोनिया यूज़ करते हो CH2 में, तो आपको एसिडिक प्रोडक्ट मिलता है, ये आपका मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया है। बट ये तो ए है, आपको बताना बी है, तो ये तो नहीं है। फिर आपका क्या आ जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस है और वो आपका एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर। और फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा NH2, बीच में आपका ये CH2 4 और फिर आपका NH2, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाकी आपका बाई प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सेकंड में है, तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। ये क्वेश्चन आपका मैचिंग क्वेश्चन है। तो ABCD 4 आपके दिए हुए हैं और नीचे उसका मैचिंग दिया हुआ है, कौन किसके साथ करेक्ट जा रहा है। तो आपको सारा रिएजेंट्स दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपको रिएजेंट पता होगा तभी आप प्रोडक्ट के साथ कोरिलेट कर पाओगे। ये देखो फर्स्ट में जो आपका यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो आप देखो, आपको रिएजेंट नेम रिएक्शंस जो जितने भी होते हैं या रिएजेंट वाले होते हैं, आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको और प्लस जो रिएजेंट है ये नेम रिएक्शन के साथ याद रखना चाहिए, ठीक है। इस पर आपका सीक्वेंस क्वेश्चन या फिर आपका मैचिंग वगैरह पूछ देता है। तो आपका रिएक्टेंट ऐसा प्रोडक्ट कौन से रिएजेंट यूज़ करके होता है, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका मिलता है कोल्वे स्मिथ रिएक्शन में। तो कोल्वे स्मिथ रिएक्शन का रिएजेंट कौन सा है आपका, ये फोर्थ वाला, ये है आपका रिएजेंट कोल्वे का। ए तो आपका फोर्थ के साथ जाएगा। फिर उसके बाद बी वाले में देखो, बी में भी क्या चेंजेस हो रहा है, बी में भी देखो सिमिलर चेंज है, बस यहाँ पे क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड है। तो ऐसा ना हो कि आप फटाफट जल्दी में देखो और धोखे में गलत करके आ जाओ इस चक्कर में, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन या 1 ऑक्सीजन, ये एल्डिहाइड है। तो फिर आपका ऐसा एल्कोहल फिनॉल ग्रुप को इस तरह के ग्रुप में चेंज कौन से रिएजेंट से करते हैं, ये किस नेम रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है, राइमर टाइमन का है, राइमर टाइमर का है। तो राइमर टाइमन आपका कौन सा रिएजेंट होता है, इन तीनों में आपका ये थर्ड वाला जो है ये आपका। फिर आपका सी वाले में देखो फिर से रिएक्टेंट आपका, देखो रिएक्टेंट तो सब में फिनॉल है, फिनॉल से प्रोडक्ट जो बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट, कौन कौन सा रिएजेंट सूट करता है वो ही है। फिर तो आपका सी वाला जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है ये आपका कौन सा वाला होगा, इनमें से 2 तो चला गया, फर्स्ट और सेकेंड आपका बच गया है। तो ये आपका होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल टू पैराबेंजोक्विनोन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है सी के लिए, ठीक है। ये रिएजेंट यूज़ करके हम फिनॉल से पैराबेंजोक्विनोन बना सकते हैं। अब डी के लिए क्या हो गया, आपका फोर्थ बच गया। चलो मानो आपको सी वाला नहीं पता है, 2 ऑप्शन पता है, तो ऐसा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला है। चलो अभी आपका क्या है, सबसे पहला क्या बन रहा था, कोल्वे स्मिथ रिएक्शन, ये मान लो आपको पता है, तो 2 ऑप्शन तो कट गया ना, ए का 4 है तो 2 ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब आपको पता है कि रीमर टीमर रिएक्शन वाला रिएजेंट कौन सा है, तो आपको बी पता चल गया। तो जब 2 ऑप्शन कट गया आपका फर्स्ट और ये पता चला, तो बी में क्या आ रहा है आपका थर्ड वाला आ रहा है। तो देखो इससे आपका फर्स्ट ऑप्शन भी पता चल गया। तो देखा जाए तो आपको सिर्फ ए और बी पता होना चाहिए, क्योंकि मे बी सी और डी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, एट सी में भी शायद आपको ना याद हो, बट कोल्वे और रीमर टीमर तो बहुत कॉमन है, नेम रिएक्शन है, तो इन दोनों नेम रिएक्शन में से तो आपका आंसर आ जा रहा है। तो ऐसे देख करके डरना नहीं है क्वेश्चन को कि बहुत लंबा क्वेश्चन आ गया, इतने सारे रिएजेंट आ गए, मेरे को तो पता नहीं है। ऑप्शंस के साथ आप काटना सीखो कि अगर आपका 2 में से हो जा रहा है तो आंसर आ जा रहा है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपका क्या बॉन्ड लाइन फार्मूला पूछ रहा है और यहाँ पे आपको फार्मूला दिया हुआ है नीचे। तो बहुत ही ईजी है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में बेसिकली आपका जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं उनको आप बॉन्ड से दिखाते हो, ठीक है। तो बाकी आपके जो भी इस पर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी दिखाया हुआ है, सारा चीज़ दिखाया हुआ है, इसमें भी सारे इस तरह से दिखाए हुए हैं, लेकिन हाइड्रोजन आपका एक्चुअली बॉन्ड में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर वैसा है जो आपका बॉन्ड लाइन, करेक्ट बॉन्ड लाइन फार्मूला है। जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन है वो आपका बॉन्ड में है, उसको इस तरह से दिखाना नहीं है, तो ये आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है। तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वाला है।
आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, ठीक है। फोटोग्राफी के लिए AgBr यूज़ करते हैं तो ये करेक्ट है। फिर पॉलीथीन प्रिपरेशन में आपका TiCl4 AlCH3 होल थ्राइस यूज़ होता है, ये भी करेक्ट है। हेबर प्रोसेस में आपका आयरन यूज़ होता है, करेक्ट है। बट वॉकर प्रोसेस जो होता है आपका PdCl2 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब यहाँ के लिए यही करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था। इसमें भी आपका पता होना चाहिए सारे नेम वाइज। तो चलो, अगर फोटोग्राफी वाला नहीं पता है, वॉकर और हेबर प्रोसेस, पॉलीथीन प्रिपरेशन, ये तो कॉमन है, तो ये आपको पता है, तो इससे आपका आंसर निकल जाता है। ये आपके आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रस्टिंग आयरन के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टीन प्रिवेंट्स रस्टिंग, ठीक है, इवन इफ द टीन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ। मतलब टीन से आपका कोटिंग किया गया आयरन सरफेस को रस्टिंग को बचाने के लिए, लेकिन वो तभी भी रस्टिंग से प्रिवेंट रहता है अगर आप उस कोटिंग को हटा देते हो। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है, मतलब ये करेक्ट नहीं है। तो जब आप टीन का कोटिंग हटा दोगे तो आयरन जो है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, आयरन में वापस से रस्टिंग होने लगेगा। तो आंसर तो आपका यहीं पर आ गया। बाकी सारे जो भी स्टेटमेंट है सारे ये थ्योरेटिकल टाइप के हैं और ये सारा सही है आपका। पीएच वाले जो भी है कि 9 या 10 रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस, करेक्ट है। डिजॉल्व्ड एसिडिक ऑक्सीडाइजेज SO2 NO2 इन वाटर एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, ये भी करेक्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, फर्स्ट वाले ही आपके इनकरेक्ट थे। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है। इस टाइप के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।